Assalamu alaikum, my dear students. Today our topic is neorealism in international relations. It is provided by Kenneth Wallace. From the 1970s onwards, new thinking within the realistic tradition started to emerge, which was critical of early traditional realism. हम देखते हैं कि 1970 से आगे एक नई थिंकिंग डेवलप होती है रियलिज्म में, जिसको हम कहते हैं न्यू रियलिज्म। एक नई थिंकिंग डेवलप होती है रियलिज्म में। ये जो नई थिंकिंग रियलिज्म में डेवलप होती है, ये पहला रियलिज्म है, जिसको हम क्लासिकल रियलिज्म कहते हैं, जिसको हम अर्ली रियलिज्म कहते हैं या ट्रेडिशनल रियलिज्म कहते हैं। ये इसको क्रिटिक करती है। ये क्यों डेवलप होती है? डेवलप ये इसलिए होती है क्योंकि कोल्ड वार के सिनेरियो में जो अर्ली रियलिज्म था, जो क्लासिकल रियलिज्म था, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। द की टेक्स्ट इन दिस प्रोसेस वाज केनेथ वाल्ज़ द थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सबसे अहम वर्क जो न्यू रियलिज्म को एक्सप्लेन करती है वो है द थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये बुक लिखी गई थी 1979 में, और इसके जो ऑथर है उसका नाम है केनेथ वाल्स, जो एक यूएस इंटरनेशनल रिलेशन थियरिस्ट था। केनेथ वाल्स मेन एडवोकेट माने जाते हैं न्यू रियलिज्म की। केनेथ वाल्स ने सिर्फ द थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं लिखी है, इसके अलावा केनेथ वाल्स ने द थ्री लेवल्स ऑफ एनालिसिस एंड मैन स्टेट एंड वार, ये दो बुक्स भी लिखी है। कौन कौन सी? द थ्री लेवल्स ऑफ एनालिसिस एंड मैन स्टेट एंड वार। फॉर केनेथ वाल्स, theories about international politics could be developed on three levels of analysis. केनेथ वाल्स साहब कहते हैं कि ये जो theories about international politics, theories are like lenses, जो हम लेंस लगाते हैं अपने आंखों में, जिस कलर का हम लेंस लगाएंगे उसी कलर की दुनिया हमें दिखेगी। लाइकवाइज रियलिज्म को अगर हम रियलिज्म का लेंस लगाएंगे तो रियलिज्म के लेंस के अनुसार हम दुनिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो थियरीज अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कुड बी डेवलप्ड ऑन थ्री लेवल्स ऑफ एनालिसिस। तो 3 लेवल्स पे आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला है द ह्यूमन इंडिविजुअल, एक पर्सनालिटी, एक लीडर, एक व्यक्ति। दूसरा है द स्टेट, पहली लेवल है एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक इंसान जो लीडर है उसकी लेवल पे हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी जो लेवल है दैट इज स्टेट लेवल, हम एज अ स्टेट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, स्टेट कैसे बिहेव करती है, हम उस लेवल पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और तीसरा है एंड द इंटरनेशनल सिस्टम, तीसरा है एज एन इंटरनेशनल सिस्टम पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, ग्लोबल इवेंट्स को। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगा सेकंड वर्ल्ड वार की, तो अगर हम देखेंगे ह्यूमन लेवल पे हम हिटलर को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं सेकंड वर्ल्ड वार के लिए। स्टेट लेवल पे हम रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं जर्मनी को, इटली को, जापान को। और अगर हम तीसरी लेवल ऑफ एनालिसिस देखेंगे तो हम देखते हैं फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। वो एक इंटरनेशनल सिस्टम पे जो एक बॉडी हमने एस्टैब्लिश की थी। या हम देखते हैं जो बैलेंस ऑफ पावर जो उस वक्त था दैट गॉट डिस्टर्ब्ड। इन दिस लाइट द डिफेक्ट ऑफ क्लासिकल रियलिज्म वाज दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन बिहेवियर एट अ लेवल अबव द स्टेट। इस नजरिए से अगर हम देखें जो क्लासिकल रियलिज्म जो एक डोमिनेट व्यू रखता था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की काफ़ी देर तक, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि वो स्टेट के ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा था। वही चीज़ उसको इरेलेवेंट बनाती थी। जो ये क्लासिकल रियलिज्म, जो अर्ली रियलिज्म था, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से अब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था 1970s में, वो इसलिए क्योंकि ये स्टेट के ऊपर तीसरी लेवल पे नहीं जा रहा था।
यूजिंग सिस्टम्स थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रक्चरल रियलिज्म एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ स्टेट्स। स्ट्रक्चरल रियलिज्म एक्सप्लेन कर रहा है बिहेवियर ऑफ स्टेट कैसे बिहेव करती है इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। स्टेट कैसे बिहेव कर रहा है in terms of the structure of the system. Neorealism is thus an exogenous theory of global politics. Neorealism क्या है? It is an exogenous. Exogenous का मतलब है ये बाहर क्या होता है, बाहर क्या होता है, how international system is compelling you to behave differently on different occasions. जो international system है, जो मेकअप ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम है, वो कैसे आपको कंपेल कर रहा है कि आप डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंटली बिहेव करो। हाउ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज कॉन्स्टेंटली बीइंग डिसाइडेड बाय इंडिया। जब इंडिया कोई एक्टिविटी कर रहा है, जब दैट मीन्स आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है इट्स नॉट बीइंग एक्सप्लेन्ड विद इन द सिस्टम, इट्स योर फॉरेन पॉलिसी इज एक्सप्लेन्ड फ्रॉम आउटसाइड। your behavior is explained from outside. how you have to behave आप कैसे behave करोगे, that is being explained by your neighbors. हम कश्मीरी में एक कहावत है जबान करुन गश्त यु प्युतुर करे, यु वन ति गश्त करुन कह। तो हमारा बिहेवियर कौन एक्सप्लेन कर रहा है? our neighbors. It's not our domestic system. In shifting attention from the state to the international system, it places an emphasis on the implications of anarchy. जब ये अपना attention फोकस कर रहा है, चेंज कर रहा है फ्रॉम स्टेट टू द इंटरनेशनल सिस्टम, क्योंकि हमें पता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, तो अब एम्फेसिस किस पे है? एनार्की पे। Structural realists concur that international politics is essentially a power politics. ये classical realists भी कहते हैं। Classical realists, structural realists concur that international politics is essentially a power politics, but they don't attribute it to human nature. लेकिन वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, ये जो पावर पॉलिटिक्स को, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ ह्यूमन नेचर, जो क्लासिकल रियलिस्ट्स कर रहे थे। स्ट्रक्चरल रियलिस्ट्स एस्क्राइब सिक्योरिटी कंपटीशन एंड इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट टू द लेक ऑफ एन ओवरआर्किंग अथॉरिटी। ये जो स्ट्रक्चरल रियलिस्ट्स है ये एस्क्राइब करते हैं सिक्योरिटी कंपटीशन जो है और जो इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट जो है, सिक्योरिटी कंपटीशन है between states और ये जो interstate conflict है among states, it's because there is lack of centralizing authority, because there is no power above the state. Actors are treated as analogous to economic firms. Actors means nation states. International actors are treated as analogous to economic firms. जैसे economics में फर्म्स होती है, उसी तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक्टर्स होते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में इन फर्म्स के बीच कंपटीशन होता है, among different companies there is competition for survival. Likewise, in a global politics there is a competition among एक्टर्स एंड पावर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, और पावर वैसी ही अहमियत रखता है ग्लोबल पॉलिटिक्स में जैसे इकोनॉमिक्स में मनी रखता है। केनेथ वालेस डिफाइन्स द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। तीन चीज़ों पे स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम कैसे है। पहला है ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स, दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स एंड तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। वाल्स आइडेंटिफाइज 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स। अकॉर्डिंग टू केनेथ वालेस देयर आर 2 different organizing principles, anarchy and hierarchy. Anarchy corresponds to the decentralized realm of international politics. ये जो anarchy है ये international politics के साथ है, और जो इंटरनेशनल
सिस्टम में, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम में एनार्की है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो एनार्की है, एनार्की का ये मतलब नहीं कि हर वक्त वार है, एनार्की का ये मतलब नहीं है कि हर वक्त वार है, एनार्की का ये मतलब है कि इन केस जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई यूएन जैसी बॉडी नहीं है। नो डाउट देयर इज यूएनओ, बट रियलिस्टिस यूएनओ को नहीं मानते हैं। रियलिस्टिस डज नॉट एक्सेप्ट यूएन एज एनी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आफ्टर ऑल स्टेट्स का नेशनल इंटरेस्ट मैटर करता है। हायरार्की इज द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक ऑर्डर, जो हमारा डोमेस्टिक सिस्टम होता है वहां पे हायरार्की होती है। He argues that the units of the international system are functionally similar sovereign states. ये कहता है कि जो यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम की जो बेसिक यूनिट्स है दे आर सॉवरेन स्टेट्स, दे आर सॉवरेन स्टेट्स। सॉवरेन स्टेट का मतलब है इफेक्टिव स्टेट, इफेक्टिव स्टेट का मतलब है दैट स्टेट विच हैज द कैपेसिटी टू रेगुलेट इट्स अफेयर्स ऑन इट्स ओन, विच इज नॉट डिपेंडेंट। According to Keynes Wallace, the distribution of capabilities, the distribution of capabilities, distribution of capabilities is the fundamental importance to understanding in crucial international outcomes. जो crucial international outcomes है उनको अच्छे तरीके से जानने के लिए आपके पास distribution of capabilities explain करती है उनको क्या क्या है इंटरनेशनल आउटकम, जैसे वार है, पीस है, अलायंस पॉलिटिक्स है या बैलेंस ऑफ पॉलिटिक्स है। इन आउटकम्स को एक्सप्लेन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज मेन है। स्ट्रक्चरल रियलिस्ट्स आर इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग ए रैंक ऑर्डरिंग ऑफ स्टेट्स सो दैट दे कैन डिजर्न। जो स्ट्रक्चरल रियलिस्ट्स है ये इंटरेस्ट रखते हैं कि एक रैंकिंग देते हैं स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ द पावर दे हैव। स्टेट्स के पास कितना पावर है उसकी बुनियाद पे हम उनको रैंक देते हैं, ग्रेट पावर्स, मिडिल पावर्स, वीक पावर्स। ग्रेट पावर्स वो होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, जिनके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जिनका सोशल सिस्टम अच्छा है, जिनके पास मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा है और जिनका पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। ग्रेट पावर्स, मिडिल पावर्स एंड वीक पावर्स जैसे। और सिस्टम, और जो इंटरनेशनल सिस्टम कैसा है, कितने पावर्स है, कितने ग्रेट पावर्स है, उससे हम देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे एक वक्त हुआ करता था कि वर्ल्ड वाज यूनिपोलर आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वार फॉर अ टाइम बीइंग। उसके बाद हम देखते हैं कोल्ड वार के वक्त देयर वाज अ बाइपोलरिटी, दैट मीन्स देयर वर टू हेजमन्स, टू ग्रेट पावर्स। एंड प्रेजेंट जो वर्ल्ड है दैट्स ऑफन बीइंग डिस्क्राइब्ड एज मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावर्स होंगे, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रेट पावर, जैसे चाइना है आज, जैसे अमेरिका है, जैसे ईरान को माना जाता है, इसराइल को माना जाता है, एंड सऊदी अरबिया है, नॉर्थ कोरिया है, जर्मनी है। तो दीज आर ग्रेट पावर्स। कैंथ वाल्स साहब कहते हैं विद मनी सॉवरेन स्टेट्स, जब बहुत ज़्यादा सॉवरेन स्टेट्स, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा सॉवरेन स्टेट्स है, विद नो सिस्टम ऑफ लॉ एनफोर्सिबल अमोंग देम, जब कोई लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम पे, देयर इज नो लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी विद ईच स्टेट, जब हर किसी स्टेट को अपने नेशनल इंटरेस्ट और पावर की फिक्र है और हर कोई इसको एक्सप्लेन करती है ऑन इट्स ओन रीजन और डिजायर, तो कॉन्फ्लिक्ट समटाइम्स लीडिंग टू वार इज बाउंड टू ऑकर। तो यहाँ पे ऐसे चांसेस है, यहाँ पे ऐसी संभावना है तो इवन वार कैन ऑकर। Neorealists argue that international anarchy necessarily tends towards tension, conflict, and the unavoidable possibility of war for three main reasons. Neorealists के तीन reasons है, तीन चीज़ें explain कर सकती है जो टेंशन डेवलप हुआ है, जो कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ और इनकी और एंड इवन चांसेस ऑफ वार। ये तीन चीज़ों की बुनियाद पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट कहता है एज स्टेट्स आर सेपरेट ऑटोनॉमस एंड फॉर्मली इक्वल पॉलिटिकल यूनिट, क्योंकि हमें पता है स्टेट सेपरेट है, ऑटोनॉमस है और फॉर्मली वो सभी इक्वल पॉलिटिकल यूनिट्स है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। दे मस्ट अल्टीमेटली रिलाई ऑन देयर ओन रिसोर्सेज टू रियलाइज देयर इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट्स को हासिल करने के लिए दे शुड
दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर पावर। वो खुद अपने पाँव पे खड़े होने चाहिए, वो अपने इंटरेस्ट को खुद सिक्योर रखने चाहिए। इंटरनेशनल एनार्की देयरफॉर रिजल्ट्स इन अ सिस्टम ऑफ सेल्फ हेल्प। तो यहाँ पे टर्म आती है सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प का मतलब है खुद, यू हैव टू, आपको खुद खड़ा होना है अपने पास, आपको खुद अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना है। आप कंपटीशन देखो, आईएएस का एग्जाम चल रहा है, सीट्स काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, वहाँ पे आप इवन आपका फ्रेंड आपको फायदा नहीं दे सकता है तो आपको खुद वहां पे खड़ा रहना है। इसी तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम में जो स्टेट्स है जो कभी फ्रेंडशिप भी रखते हैं आपस में, दे शुड नॉट रिलाई ऑन अदर, दे शुड नॉट रिलाई ऑन अदर। क्या पता कब कौन धोखा देगा। तो because states cannot count on anyone else to take care of them. Second, relationships between and amongst states are always characterized by uncertainty and suspicion. We know जो relationship states के बीच होती है, often there is suspicion, there is uncertainty. तो this is best explained through the security dilemma. तो इनमें एक dilemma है, puzzle है, security dilemma है, develop होता है। You don't know what are the intentions of your neighbor, you don't know what are the intentions of your friend. Although self-help forces states to ensure security and survival by building up sufficient military capacity to deter other states from attacking them, अगरचे सेल्फ हेल्प आपको फोर्स करती है कि आप अपनी सिक्योरिटी और सर्वाइवल खुद रखो। कैसे? आप मोर एंड मोर मिलिट्री आर्म्स बिल्ड करो। Such actions are always liable to be interpreted as hostile or aggressive. Even if अगर आपका इंटेंट अपनी सिक्योरिटी को एडवांस रखना है, एक्सटेंड करना है अपने मिलिट्री थ्रू मिलिट्री आर्म्स, लेकिन इससे जो दूसरे स्टेट्स है उनको ये पता नहीं कि आपका इंटेंट क्या है, इसीलिए सिक्योरिटी डिलेमा है। अनसर्टेनिटी अबाउट मोटिव्स देयरफॉर फोर्सेस स्टेट्स टू ट्रीट, इससे क्या होता है, जो स्टेट्स है वो सभी को अपना एनिमी मानती है, सभी को अपना एनिमी समझती है। तो देयर इज इनएस्केपेबल consequence of living in conditions of there is permanent insecurity. In short हम कहेंगे कि स्टेट जो इंटरनेशनल सिस्टम में रहती है, दे आर लिविंग इन परमानेंटली इनसिक्योर वर्ल्ड, दे आर ऑलवेज फीलिंग देमसेल्व्स इनसिक्योर, क्योंकि एनार्की है। आपके जो नेबर्स है वो अपनी सिक्योरिटी को बिल्ड करते हैं। इवन जब मैंने आपको क्लासिकल रियलिज्म पढ़ाया था उस वक्त मैंने आपको बोला था कि थ्यूसाइडाइड्स का मैंने बोला था आपको, मैंने बोला था कि द हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वार जो एथेंस और स्पार्टा के बीच एंशिएंट टाइम्स में छिड़ी गई, वहाँ पे क्या हुआ, जो एथेंस वाले थे उनका पावर इंक्रीज हो रहा था। तो जब उनका पावर इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से इनसिक्योरिटी पैदा हो गई, बिटवीन स्पार्टन्स में इनसिक्योरिटी पैदा हो गई। तो दैट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वार। Third, conflict is also encouraged by the fact that states are primarily concerned about maintaining or improving their position relative to other states, that is with making relative gains. ये जो conflict है ये इसलिए भी encourage है क्योंकि जो states है वो हर वक्त चाहते हैं, वो हर वक्त कंसर्न होते हैं अबाउट मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करना रिलेटिव टू अदर्स, अपने पावर को थोड़ा इंक्रीज करना एज कंपेयर टू द अदर। तो रिलेटिव गेन इज पॉसिबल है अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग दिस डिस्करेजेस कोऑपरेशन, इसकी वजह से जो कोऑपरेशन है वो संभव नहीं है। एंड रिड्यूसेस, इसकी वजह से जो इंटरनेशनल even if there are international organizations they are ineffective because although all states may benefit, अगरचे सभी स्टेट्स बेनिफिट हो सकते हैं किसी एक्शन में, लेकिन कुछ स्टेट्स ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है और कुछ कम बेनिफिट हो सकती है। दिस प्रीऑक्यूपेशन विद सिक्योरिटी लीड स्टेट्स टू इंक्रीज देयर कैपेबिलिटीज। अब जब ये सिक्योरिटी का जो कंसर्न है इसकी वजह से स्टेट्स मोर एंड मोर कैपेबिलिटीज इंक्रीज करती है।
increase their capabilities relative to others and to prevent others from accumulating their relative capabilities. States को हर वक्त चिंता है कि मैं अपने पावर को ज़्यादा इंक्रीज करूं एज कम्पेयर टू द अदर, और दूसरे को मैं प्रिवेंट करूं ऐसा हासिल करने से. दिस परस्यूट ऑफ रिलेटिव गेन्स हिंडर्स कोऑपरेशन. इसकी वजह से कोऑपरेशन संभव नहीं. कोऑपरेशन इसलिए संभव नहीं क्योंकि कोऑपरेशन इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि आपको क्या पता है कल क्या हो सकता है. जो आज आपका फ्रेंड है, ऑलवेज फ्रेंड, टुमारो ही में टर्न टू बी एनिमी. और आज अगर वो कुछ गेन कर रहा है तो वो कल मेरे खिलाफ वो इस्तेमाल कर सकता है. अगर मैं आज किसी को अलो करूं कि वो ज़्यादा पावर मेरे से हासिल करे, लेकिन कल क्या पता वो वही पावर मेरे ऊपर इस्तेमाल करे. तो this was the brief presentation on neorealism. The main advocate of neorealism has been Kenneth Wallace. Apart from Kenneth Wallace, there has been Gilpin and Joseph Greco who have advocated neorealism. But in our syllabus, we are supposed to discuss only about Kenneth Wallace's theory of neorealism. I think it was enough to this lecture. Now we are left with only offensive and defensive realists, and even the important contribution given by John Mearsheimer that we will discuss tomorrow. Thanks and fi amanillah.